ये मेरा प्रेजेंटेशन 2 है। मैं हरिता बरगार, क्लास फर्स्ट सेम, MSc, सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और ये पेपर है 4th स्पेक्ट्रोस्कोपी। और आज का मेरा टॉपिक है अनसर्टेनिटी रिलेशन एंड नेचुरल लाइफ विथ। आइए सबसे पहले हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे कि आप ये चित्र में देख रहे होंगे कि ये जो वैज्ञानिक है वो एक जर्मन के वैज्ञानिक है जिसका नाम वर्नर हाइजेनबर्ग है, जिनके द्वारा किसी भी एटम के उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उसका हम पोजीशन और जो मोमेंटम है या उसी को हम बोल सकते हैं वेलोसिटी, उसको हम एक ही टाइम पर एक ही सेम समय में दोनों को हम ज्ञात नहीं कर सकते। और ये जो थ्योरी है वो 1927 में दिया गया है और इस सिद्धांत को हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। आइए अब इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बी determined stimuli with desired accuracy। इसका मतलब ये है कि किसी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और मोमेंटम को एक ही टाइम पर डिज़ायर्ड एक्यूरेसी से नहीं नाप सकते, यानी कि हम एक ही टाइम पर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को और मोमेंटम के एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते। डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन एच कट बटे 2। यहाँ पर डेल एक्स को हम पोजीशन के लिए डिनोट करेंगे, वैसे ही डेल पी को हम मोमेंटम के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डेल एक्स मतलब पोजीशन होता है और डेल पी मतलब मोमेंटम। मतलब आगे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेल एक्स है, यदि उसका मान बढ़ेगा तो डेल पी का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। मतलब पोजीशन यदि ज़्यादा है तो मोमेंटम क्या होगा, कम होगा। यदि मोमेंटम ज़्यादा है तो पोजीशन कम होगा। आइए कुछ अब इनके कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन होता है वो एक पार्टिकल होता है, पार्टिकल नेचर के होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 स्लिट है, ये वाला स्लिट और ये एक इलेक्ट्रॉन गन है, जिससे स्लिट पर हम इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का बौछार करते हैं। फिर दोनों स्लिट के पास होते हुए इस तरह से आने लगे फायर के बाहर, उनका इम्पैक्ट जहाँ पर गया वहीं पर ही होनी चाहिए, बाकी एरिया में तो इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन गन से हमने इलेक्ट्रॉन फायर किया, दोनों स्लिट से टकराते हुए गया, तो इनका जो इम्पैक्ट है वो इतने में ही होना चाहिए, बट ये ऐसा नहीं होता। ऐसा ना हो करके ये इधर उधर भी चला जाता है। इधर उधर जाने के बाद हमने ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये पता लगाया कि ये पैटर्न इधर क्यों दिखाई देते हैं। तो ज़रूर यहाँ वेव फंक्शन होगा, तभी यहाँ पैटर्न बन रहा है। वेव फंक्शन के उपस्थिति के वजह से ही इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट में हमें एरर मिलता है।
इसे ही डेल एक्स से प्रेजेंट करेंगे। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम भी क्लियर नहीं डिटरमाइन हो पाती है, उसको हम लोग डेल पी से प्रेजेंट करेंगे। अब पढ़ते हैं नेचुरल लाइन विड्थ। जिस तरह से आप लोग देख ही रहे होंगे इस चित्र में कि ये एक कोई मॉलिक्यूल है या कोई एटम है, जिसको हम क्या दे रहे हैं, रेडिएशन दे रहे हैं या प्रकाश दे रहे हैं। जो मॉलिक्यूल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अपने इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से वो कहाँ चले जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में। फिर से देखो, ये कोई मॉलिक्यूल है और इसको क्या दिया जा रहा है, प्रकाश। उन्होंने प्रकाश को एब्जॉर्ब करके जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसमें वो अपने ग्राउंड स्टेट में था। ग्राउंड स्टेट में वो अब एक्साइटेड होके किस में चला गया, एक्साइटेड एनर्जी लेवल में चला गया। कुछ समय वहाँ रहने के बाद, एक्साइटेड स्टेट में रहने के बाद, उन्होंने जितनी एनर्जी लिया था वो सबको फिर से खो देगा और जो एक्साइटेड स्टेट में था वो वापस फिर से किस में चले आएगा, ग्राउंड स्टेट में। मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट के बीच चला जाता है तो कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन एक सिंगल शार्प लाइन न हो कर के एक जोड़ा में ज़्यादा लाइनों से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे आप ये देख लीजिए, यहाँ पे एक लाइन है, वो बहुत एक शार्प लाइन से नहीं बना है, वो बहुत सारे छोटे छोटे लाइनों से मिलकर बना हुआ होता है। यानी कि उस स्पेक्ट्रल लाइन की विड्थ में नेचुरली वेरिएशन उसमें आती है। कितने अमाउंट का नेचुरल विड्थ किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन में पाया जाता है, ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। इसे ही जिससे हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्साइटेड स्टेट एक सिंगल लाइन न हो करके उसमें भी एक डेफिनेट नेचुरल विड्थ पाया जाता है। थैंक यू।